अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम दो चीज़ की देखेंगे, एक मेटेलिक कंडक्टर की और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की। तो जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि क्राउडिंग बहुत हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, conduct electricity due to movement of ions, and on increasing temperature conductivity of electrolytic conductor increases, as upon increasing temperature the dissociation of dissociation of ions starts। और वो तेज हो जाता है, मतलब आयन का डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और एक तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जिनको बोल लो। तो सेमी कंडक्टर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो सेमी कंडक्टर होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो भी मेटेलिक कंडक्टर में ही गिने जाएंगे। तो होता क्या है कि ऊपर उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इम्प्योरिटीज आर एडेड। तो सेमी कंडक्टर to increase the conductivity of semiconductor, impurities are added। और इसको क्या कहते हैं? इसको डोपिंग कहते हैं, नोन एज डोपिंग, डोपिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो जब इम्प्योरिटीज को ऐड करोगे तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इम्प्योरिटीज दो टाइप की हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, जैसे हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम बोला, तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम ग्रुप 15 को उसमें ऐड कर देंगे, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, तो उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हो गया ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में बॉन्ड बना लिए, एक रह गया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी व्हेन elements of group 15 are added in elements of ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 15 के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 14 के पास है, मतलब वैलेंस शेल में NH2 NP2 होता है ना ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ग्रुप 15 में 5 है। तो 5 में से 4 तो मिलके बॉन्ड बना लिए। ठीक है ना, 4 तो मिलके बॉन्ड बना ली, जो एक बचा वो फ्री हो गया। तो जितना ज़्यादा हम डोप कर देंगे, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, conduct electricity due to presence of negative charge, and hence n-type semiconductors are formed, and hence n-type semiconductor hence called n-type semiconductor। मतलब अगर हम सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हो जाएगी, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसको n-type सेमीकंडक्टर कहेंगे। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इसमें जैसे ग्रुप 14 है 4 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो उनके पास वैलेंस शेल में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, NH2 NP1, 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में।
ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसमें होता क्या है कि जैसे 14 के पास 4 हैं, 13 हमने ऐड किया, 13 हमने ऐड किया, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर एडेड। जब हमने 13 ऐड किया तो उसके पास 3 है, तो 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है ग्रुप 14 का। तो अभी कोई कह देगा कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है, पर नहीं है। जो इम्प्योरिटी तो हमने ग्रुप 13 की ही ऐड की है ना, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप 13 के एलिमेंट दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अपना तो बॉन्ड बना लिया, और जिसका जिसका लिया वहां पे एक होल क्रिएट हो गया ना, एंड होल आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, होल आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कम्स टू ऑक्यूपाई होल, उसके बाद क्या होता है, एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम, जो एक ठो और बचा होएगा, वो आ जाता है, तो उधर होल बन जाता है, और इसी तरह सो ऑन होता रहता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ होल, एंड होल्स आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज, हेंस पी टाइप semiconductors are formed, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थी। फिर अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। तो एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एन प्लस टू, where n is number of unpaired electrons. This is Bohr magnetron. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, और फेरीमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड इन magnetic field, diamagnetic weakly repelled in magnetic field, ferromagnetic strongly attracted in magnetic field, antiferromagnetic ferromagnetic strongly repelled in magnetic field, and then ferrimagnetic फेरीमैग्नेटिक। तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है पर उतना नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें पैरेलल चार्ज होते हैं, तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। और एंटी फेरोमैग्नेटिक उसमें एंटी पैरेलल चार्ज होते हैं, तो स्ट्रांगली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और फेरी मैग्नेटिक में जो चार्जेस होते हैं उनका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता है, तो उनके अंदर मैग्नेटिक नेचर होता है पर उतना नहीं होता है। फेरो मैग्नेटिक से कम होता है, डाई मैग्नेटिक से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ है कि Fe3O4 becomes paramagnetic from ferrimagnetic at 850 Kelvin। और एक इक्वेशन है ब्रैग्स इक्वेशन, BRAGG, ब्रैग्स इक्वेशन। ये है एन लेमडा इज इक्वल टू 2D sin theta, where lambda is the wavelength of X-ray, wavelength of
X-ray, D is distance between two layers. Distance between two layers or two parallel line, two layers, parallel line. Or theta is angle of incidence. ठीक है ना, ये हो गया। तो ये सॉलिड स्टेट खत्म हो गया यहाँ पर। तो हमने सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ा? सॉलिड स्टेट में हमने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, so solids are classified on the basis of their crystalline structure, on the basis of their on the basis of position of constituent particle, arrangement of constituent particle। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, एक अमॉर्फस सॉलिड हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट साइज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, गिव शार्प एजेस ऑन कटिंग, हार्डर देन amorphous solid। Amorphous solid, they are also called as supercooled liquid or pseudo solid, have irregular crystalline arrangement, melting point and boiling point varies over temperature range, short range order, give blunt edges on cutting। क्या आइसोट्रोपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं है। और उसके बाद दे आर वीकर देन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल में लेड है, बैकेलाइट, मेलामाइन, और उसमें जो है उसमें NaCl, KCl क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद सॉलिड्स आर उसके बाद सॉलिड का क्लासिफिकेशन इन द किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स जो है, किस टाइप की फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस,